तो लॉजिकली अगर सोच के देखें कि वो बोलता है भी ऐसा वेट बताइए 2 मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उसका वेट बताना है। बेटा देखो, पहली बात है हमें ए ढूंढना बहुत जरूरी है। ये कैसे बना होगा, कितने कार्बन से बना होगा, हमें कैसे पता? तो बेटा CH3 है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। हमें पता चल गया मैम ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। क्यों ट्रिपल बॉन्ड का भाई ज्यादा होगा, पहले तो मुझे ये बता दो। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, कैसे हैं मेरे चमकते सितारे? में तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। और आज बच्चे हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs ऑफ द चैप्टर दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। अभी तक हमने बेटा एक चैप्टर हमारा 11th का ऑलरेडी कर लिया है, जहां पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू योर नीट एग्जाम। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के रिगार्ड में सवालों को करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम है शौर्या और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs इस बैच के अंदर बेसिकली करवा रही हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। आज का हमारी सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन जो कि अभी रिसेंटली आपके 2024 एग्जाम में आया था। बेटा ये जो सवाल है ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिल रहा होगा, मतलब आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं और सवाल इस तरीके से पूछा जाता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मतलब अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है तो वन ऑफ द ऑप्शन इज दैट एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है या दोनों ही गलत है। तो इस तरीके से आपने इनको जवाब देना है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें यहाँ पर गिवन है। पहली स्टेटमेंट कहती है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 isomeric pentane follows the order n-pentane, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। आपको एक ऑर्डर दे दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट का बच्चा। दूसरा स्टेटमेंट है when branching increases the molecule attains a shape of sphere, this results in smaller surface area for contact, जिसकी वजह से due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, hence they lower the boiling point। तो बेटा पहले स्टार्ट करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंटर के बारे में। हमारा बच्चा जो फर्स्ट पॉइंटर है दैट टॉक्स अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो हमेशा ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बेटा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। उसको आपके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ आपको हीट देनी पड़ेगी। दूसरी बात बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जहां पर भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिल जाती है बेटा वहां बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने लग जाएगा। तो अगर मैं अपने पिछले सवाल पर आती हूं, मुझे दिया गया है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। क्या क्या चीजें दे रखी है मुझे यहां पर गिवन है मैम एन पेंटेन, फिर मुझे गिवन है आइसोपेंटेन एंड देन मुझे गिवन है नियोपेंटेन, है ना। अब बेटा एन, आइसो और नियो ये क्या है, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए समझते हैं। तो बच्चा एन पेंटेन जब भी आप लिखेंगे, एन स्टैंड्स फॉर भी स्ट्रेट चेन में आपका कंपाउंड होने वाला है। पेंट का मतलब है 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 और 5 वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं, राइट। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, सेकेंड कार्बन पर CH3 ग्रुप का प्रेजेंट होना, है ना, सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग। पेंटेन, अब यहां पर बेटा जो पेंटेन है ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये गलती मत करना। पेंटेन मतलब 5, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप का होना और टोटल 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे 5 कार्बन बेटा आपको क्रिएट करने हैं, टोटल 5 हो गए। नियोपेंटेन मैम, नियो में बेटा इस तरीके से होता है, एक ब्रांचिंग ऊपर एक नीचे और टोटल 5 कार्बन होंगे। तो बेटा अगर मैं लॉजिकली आप लोगों से पूछती हूँ भी आपको क्या लगता है बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग ज्यादा कहाँ है, मैम ब्रांचिंग ज्यादा यहाँ है ना इस केस में। तो जहां ज्यादा ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो मैम हमारा ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा भी एन पेंटेन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है, वहां कोई ब्रांचिंग नहीं है। जहां ब्रांचिंग होगी बेटा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, यहां पर उसने यही ऑर्डर लिखा है एन पेंटेन, आइसो एंड देन नियो। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट हो जाती है। अब बच्चा बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट की, मैम हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। स्टेटमेंट 2 कहता है जब ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ी, अभी नियो में हमने देखा ब्रांचिंग बढ़ी, मॉलिक्यूल एक
शेप अटेन करता है सफियर का, जिसकी वजह से हम कह देते हैं अभी अगर सरफेस एरिया क्या है जी कम है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उनके बीच में वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो भाई ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बेटा होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही हैं। तो देखते हैं भाई, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, नो। ओके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, करेक्ट, नो। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही। तो बेटा हमारा आंसर यहां से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे सबसे पहले सवाल का। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, अगले सवाल पर चलते हुए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है ये 2023 का सवाल है। मैं क्वेश्चन नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको थोड़ी ना आसानी हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको ये, है ना। चलिए, तो बेटा सेकंड क्वेश्चन के प्रति चलते हुए हमें दे रखा है बी वेट ऑफ 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethonate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। पहली बात, सोडियम इथोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम मतलब Na होता है, इथोनेट का मतलब क्या हुआ बेटा, इथोनेट का मतलब आपके 2 कार्बन की बात की गई है। दिस इज सोडियम इथोनेट, इथोनेट O8, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन बच्चे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ करिए। अब ये NaOH और CaO वाली जो रिएक्शन होती है बेटा, अगर आपको ये नहीं पता है तो बच्चा ये रिएक्शन होती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जहां पर CO2 बेसिकली रिमूव होता है। तो लॉजिकली अगर सोच के देखें कि वो बोलता है भी ऐसा वेट बताइए 2 मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, उसका वेट बताना है। 2 मोल्स उसने हमें दे रखे हैं। बेटा आपको पता है यहाँ से CO2 रिमूव होता है और एक आम भाषा में देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन यहाँ से CH3 और इधर से हमें यहाँ से H मिल जाएगा, क्योंकि हमें एज अ बाय प्रोडक्ट Na2CO3 भी मिलता है। तो Na2CO3 लिबरेट आउट होता है तो H और CH3 क्या बना देता है यार, CH4 बनाता है। तो हमें 2 यहाँ पर एल्केन देखने को मिल रहे हैं, 2 मतलब बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। अब एक ना छोटी सी चीज जो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं बेटा, उसने बोला है वेट बताइए 2 मोल्स का क्या वेट होगा, आपसे ये सवाल पूछा गया है। बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दे आस्क्ड यू द वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको 2 दे रखा है, गिवन मास आपको नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास CH4 का क्या होगा बेटा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 16 हो गया। तो बेटा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 16 कितना आ जाएगा बच्चे, 32 ग्राम्स आ जाएगा। तो भाई कितना आंसर आ जाएगा, 32 ग्राम्स आ जाएगा। तो सिंपल इज आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए भाई, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ CO2 रिमूव करवाते हो तो हाइड्रोकार्बन मिलता है, बाय प्रोडक्ट में Na2CO3 लिबरेट आउट होता है। तो इस तरीके से बेटा हम कहते हैं भी अगर CH4 मिल गया मतलब 16 ग्राम हमें मिला ना, 2 मोल्स के लिए बताना है तो वेट कितना हो जाएगा बच्चा, 32 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पर बेटे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे, सभी के सभी स्टूडेंट्स बेटा इसको नोट कर लें, ठीक है। चलें फिर हम आगे आ जाओ। तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन 2022 अपीयर में आया हुआ है, ठीक है, रीनीट में, सॉरी। इसकी बात करते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स इज व्हाट बेटा, ठीक है। अब ये रीनीट जो हुआ था उसमें पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का बताना। यार अभी हमने 2 चीजें ऑब्जर्व करी भी, बॉइलिंग पॉइंट मैम मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैम बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं हम इनकी बात करते हैं। पहली बात हेप्टेन, हेप्ट बेटा 7 कार्बन के लिए होता है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 मिथाइल ब्यूटेन, बेटा ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 मिथाइल मतलब सेकंड पर क्या है CH3 ग्रुप है। हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। बेटा ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4।
2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और सेकंड पे क्या है बेटा मिथाइल ग्रुप। पहली बात तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा मैम? जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे। भाई किसके अंदर ज्यादा कार्बन एटम दिख रहे हैं मैम? ए के अंदर दिख रहे हैं, तो ए का तो भाई सबसे ज्यादा होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा, ए का सबसे ज्यादा होगा बेटा। उसके बाद कम कार्बन एटम किसमें मैम? 7 के बाद तो 6 ही होगा, 6 तो हमारे पास ई में है। ए के बाद मैम ई ही आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पर एक लॉजिकली देखा जाए डी का तो लीस्ट होगा, है ना, ये तो दोनों में दिख गया, डी का तो लीस्ट होगा, तो दिमाग लगाना ही नहीं, बी और सी का चेक करना है, बी और सी में कंपेयर करो। बेटा बी में 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, सी में बेटा 4 कार्बन नहीं है, देखोगे ध्यान से, सी में बेटा 4 कार्बन है, टोटल 5 और यहाँ पे आपको ब्रांचिंग है। तो पहली बात तो एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट देखिएगा, जहां पर बेटा आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे तो वहां पर बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यार? ज्यादा हो जाएगा। जहां कार्बन एटम ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मान लीजिए आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है और वहां ब्रांचिंग ऑब्जर्व करनी है, तो पहले सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो देखो। देखो यार यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 4 है, तो ऑब्वियसली इसका ही ज्यादा होगा मैम। इसके बाद मैम देखो अब आपके पास बी बचता है और डी बचता है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग का लीस्ट होता है, तो बी के बाद आएगा डी। तो बेटा आंसर हमें यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या मिलने वाला है? आंसर बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले चेक द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां कार्बन एटम ज्यादा भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर ब्रांचिंग के प्रति आप मूव करेंगे। चले जी अगले क्वेश्चन पे। चले चलो तो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। नाउ दिस केम इन 2021। वो कहता है डाइहेड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन का क्या होगा? तो पहली बात तो कन्फर्मर्स जो इथेन के बनते हैं, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH3CH3, या आप बोल सकते हो C2H6। बेटा जब इसके कन्फर्मर्स बनाते हो तो बेसिकली आप जानते हो एक आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है और एक आपकी बच्चा स्टैगर्ड फॉर्म होती है। एक कैसी फॉर्म होती है? इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, और एक आपकी फॉर्म होती है स्टैगर्ड फॉर्म। अगर मैं बात करती हूं लीस्ट स्टेबल जो होता है वो होता है इक्लिप्स्ड। ये क्या होता है? इसके कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। भाई वो लीस्ट स्टेबल होता है तो दूसरा बच्चा मोर स्टेबल होता है। अब ये लीस्ट स्टेबल है और इसका स्ट्रक्चर पता कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इसका जो डाइहेड्रल एंगल आप देखते हो वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होता है। तो बेटा यहाँ पे सभी में से आंसर्स क्या आ जाएंगे भाई? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0 डिग्री। तो भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? सभी बच्चे इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, 2020 का सवाल है। Which of the following alkanes cannot be made in good yield by Woods reaction? पहली बात तो मैम वुड्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? देखिए तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप लेते हो 2 हेलो एल्केन्स, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप करवाते हो 2 सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में बच्चा ये रिएक्शन होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। होता क्या है, यहां से आप निकालेंगे 2 NaX, क्या करोगे बेटा? 2 NaX का रिमूवल करोगे। इस तरीके से भी ये जो 2X है ये 2 Na को लेकर के यहां से निकल जाते हैं, 2 NaX बनाते हैं, तो आपके पास ये 2 R बच जाते हैं जो एक दूसरे से ही बच्चा कंबाइन करते हैं और डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट मिलता है। क्या हो रहा है ये? डबल दी नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि पहले आर था अब RR हो गया, है ना। तो बेटा अगर हम पहला देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है। टोटल देखा जाए इवन नंबर ऑफ कार्बन है 6 है, तो इवन नंबर डबल हो रहा है तो ठीक है, मतलब इसका डबल कर दिया। हेप्टेन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑड नंबर है बेटा। एन ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 है, हेक्सेन 6 है। तो बेटा लॉजिकली देखा जाए तो हमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहा है, मतलब इसका आधा करूंगी तो इसका डबल हो गया, ये R और ये R जुड़ गया, इसका आधा करूंगी तो बेटा ऑड नंबर है ना,
उतनी अच्छी यील्ड नहीं होगी। इसका आधा करूंगी तो 2-2 कार्बन जुड़ गए आर, यहाँ करूंगी 3-3 कार्बन जुड़ गए। पर यहाँ ऑड नंबर में अगर आप देखोगे तो गुड यील्ड नहीं मिलती है बेटा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया जी? चलिए जी अगले सवाल पर। अगर सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया है, सभी बच्चों ने लिख लिया है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। कहता है which of the following is a free radical substitution reaction। बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम परफॉर्म करवाते हैं जब होता है बच्चा हेलोजिनेशन। और ये हेलोजिनेशन किसका होता है? ये हेलोजिनेशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का। और हाइड्रोकार्बन में भी बेटा जब एल्केन की रिएक्शन आप करवाते हो किसके साथ, मतलब हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को ऐड करवाना, या तो Cl2 की एडिशन होती है या Br2 की एडिशन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा होती है, तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो 3 स्टेप में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? एसिटाइलिन विद HBr, नहीं भाई HBr का एडिशन है ही नहीं है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीथेन के साथ, CH4 के साथ, हाँ जी। तो बेटा ये क्या हुआ? ब्रोमिनेशन हुआ मीथेन का। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चा बी। चलिए जी अगले सवाल पे बढ़ते हुए, अगला सवाल बेटा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, 2018 का सवाल है। हाइड्रोकार्बन ए जो है क्या कहता है? एक ए हाइड्रोकार्बन है बेटा, वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ, ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है, टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड, एक एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है यहां से, ओके, विच बाय वुड्स रिएक्शन। अब इसके अगर हम वुड्स रिएक्शन के साथ मतलब 2 Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? Rr मिलता है और NaX निकल जाता है ना। इज कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। बाय वुड्स रिएक्शन में लेस देन 4 वाला कौन सा केस बनेगा? ऑड वाला तो बनेगा नहीं। इवन में अब 4 से कम या तो 4 है या 2 ही है, 4 से कम चाहिए तो 2 कार्बन एटम चाहिए, मतलब तुम्हारा Rr क्या बन रहा है? Rr मतलब CH3 बन रहा है, 2 कार्बन वाला, मतलब कि ये एक R यहां से निकला है CH3, अब तुमने Br के साथ कराई तो CH3Br। अब ये Br2 के साथ रिएक्शन कब होती है? जब आप बेटा क्या लेते हो? CH4 लेते हो, CH4 की रिएक्शन Br2 के साथ कराते हो तो CH3 मिलता है। इस तरीके से बच्चा हमारी ये रिएक्शन होती है। तो कहता है ए क्या है भाई? ए आपका मीथेन है। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मैंने पिछले स्टेप से कंटिन्यू किया, वुड से मैंने R निकाला, R से फिर मैंने ए निकाल लिया, ठीक है, सीधी सी बात है। आंसर बच्चा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस केस के अंदर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। क्या कहता है? 2017 का सवाल है। विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन, इथेन के रिगार्ड में जो इथेन के कन्फर्मर्स है, अभी आपने देखा इक्लिप्स फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ बदल जाती है। बॉन्ड एंगल बदल जाता है, बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, और दोनों क्या होते हैं? चेंज। तो बेटा पहली बात, उनके बीच का जो एंगल होता है डाइहेड्रल एंगल, CH3 और CH3 के बीच वाला डाइहेड्रल वाला जो एंगल होता है वो बदलता है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल तो सेम ही रहते हैं यार। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। बेटा डाइहेड्रल एंगल बदलेगा और कुछ नहीं बदलता, ठीक है, डाइहेड्रल एंगल बदलता है बेटे और कुछ नहीं बदलता। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है 2016 का। वो कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज व्हाट? ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स्ड वन बिकॉज स्टैगर्ड के पास कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता है। स्टैगर्ड वाला लेस स्टेबल है। मोर से पहले तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है। तो जो टॉर्जनल स्ट्रेन होता है बेटा, ये जो स्ट्रेन आपको देखने को मिल रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के। और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आपके डाइहेड्रल एंगल के। आप जानते हो इक्लिप्स्ड के अंदर 0 डिग्री होता है। इक्लिप्स्ड के अंदर भाई स्टेबिलिटी कम होती है, एंगल कम होता है। स्टेबिलिटी कम एंगल कम तो उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा, तो उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा, ठीक है। स्टैगर्ड के अंदर बेटा एंगल ज्यादा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा स्ट्रेन कम, है ना।
भाई सीधी सी बात है, अगर आपको पता है तो स्टेगर्ड वाला स्टेबल होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था पिछले केस में, वो लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि एंगल कम है। तो भाई किस कौन स्टेबल है? स्टेगर्ड वाला। स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल, लेस वाला डिलीट, स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल। बेटा आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए है, आंसर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए है, सिर्फ एक ही में उसने लिखा है इट इज मोर स्टेबल, सिर्फ भाई एक ही में लिखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए जी अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, वो कहता है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। बेटा C3H9N से, किससे भाई? C3H9N से क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं? तो बेटा वी वेरी वेल नो भी, अगर हम 1 डिग्री वाला केस बनाते हैं ऐसा, तो एक तो ये पॉसिबल है 1 डिग्री अमाइन वाला। अब NH2 की जगह भी बदल सकते हैं, तो दो तो ये हो गए। अब बेटा 1 डिग्री वाला और बन सकता है मैम? नहीं बन सकता है। हाँ 2 डिग्री वाला मैम बना सकते हैं हम, 2 डिग्री का और बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा 3 डिग्री का बना सकते हैं हम, तो 3 डिग्री का एक केस बन जाएगा। तो बेटा कितने केस पॉसिबल थे? 4 केस पॉसिबल हो पाए, 4 केस मैम, 4 केस। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 11। क्वेश्चन 11 आपको क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अगर KMNO4 और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो P क्या बनेगा? पहली बात तो मुझे बताइए KMNO4 क्या है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई क्या है ये? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो क्या करेगा बेटा? देखो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, जब आप एल्कीन की KMNO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। पहली बात, अल्कोहल नहीं मिलने वाला, एल्डिहाइड नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट भी नहीं मिलने वाला है, डाइकीटोनिक काइंड ऑफ भी नहीं मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मतलब ये दोनों हिस्से टूट जाएंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर से, एक बेंजोइक एसिड इधर से, मतलब COH ग्रुप मिल जाएंगे। जब ऐसे ब्रेकेज होती है KMNO4 की प्रेजेंस में, तो पूरे का पूरा हिस्सा COH में, ये पूरे का पूरा हिस्सा COH में टूट जाता है। तो दो आपको ऐसे ये जो आपकी साइक्लिक रिंग है इसके ऊपर COH मिलता है। अब यहाँ बेंजोइक एसिड नहीं मिल रहा है, कंफ्यूज मत हो ना, बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ है जी? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको दो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप मिल जाते हैं, दो, ये दो मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो जाएंगे डबल बॉन्ड जब ब्रेक करता है। तो बेटा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है यहाँ पर मैम? डी हो जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। Which among the following compounds will show geometrical isomerism? इनमें से यार geometrical isomerism GI कौन एग्जिबिट करेगा? तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, GI जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में होता है। किसमें भाई? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में, मतलब डबल बॉन्ड रिंग या डबल बॉन्ड कंटेनिंग रिंग में होता है। अब GI आप कैसे चेक करते हो बेटा? अगर मान लीजिए से आपके पास कार्बन है और इस पे ऐसे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, है ना, तो इंडिविजुअल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच्ड होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पेंट 1 इन की बात करते हैं, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 इन का मतलब फर्स्ट और सेकंड में डबल बॉन्ड। तो हम इस तरीके से इसकी वैलेंसी बच्चे पूरे कर लेते हैं। अब मैंने बोला आपको कि डबल बॉन्ड पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चलो। ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन, 2 इन का मतलब सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड, 2,3 डाइमिथाइल है, तो यहाँ पे भी CH3 लगा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। फिर है बेटा प्रॉप 1 इन, 3 कार्बन, 1 इन मतलब फर्स्ट और सेकंड में बॉन्ड, सेकंड पे उसने बोला है मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर है हेक्स 3 इन, क्या है? हेक्स 3 इन, 1 2 3 4 5 और 6, 3 इन का मतलब थर्ड और फोर्थ में क्या है? डबल बॉन्ड है। थर्ड पे मिथाइल ग्रुप लगा है और बच्चा फोर्थ पे भी मिथाइल ग्रुप आपका अटैच्ड है। ऐसा बेटा हमने बना लिया। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला इंडिविजुअल कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। यहाँ इस कार्बन पे 2 सेम हाइड्रोजन है, नहीं हो पाएगा, अलग अलग होना चाहिए था। मैम इंडिविजुअल कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, ये भी नहीं कर पाएगा। मैम इंडिविजुअल कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, ये भी नहीं कर पाएगा। इधर भी 2 सेम ग्रुप है, नहीं कर पाएगा। इस कार्बन पे एक मिथाइल एक इथाइल, अलग है, डिफरेंट है। इस पे एक मिथाइल एक इथाइल, डिफरेंट, इंडिविजुअली देखना है। तो बेटा जहां डिफरेंट है बेटा वो GI दिखा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो
अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने। क्वेश्चन में कहता है द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स इज। बेटा एल्कीन्स को आप कौन से मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ये वो आपसे पूछ रहा है। भाई इनकरेक्ट मेथड बताओ क्या होगा, है ना, सोच समझ के बताएंगे। तो देखिए बेटा पहले केस में ट्रीटिंग विसिनल डाइहैलाइड विद जिंक मेटल। विसिनल डाइहैलाइड पहली बात तो क्या होता है, विसिनल क्या होता है, जेमिनल क्या होता है। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हैं, विसिनल का मतलब अगल बगल वाले कार्बन पर दो क्या लगे हैं, हेलोजन लगे हैं। बेटा मान लो आपने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाई, तो बेटा यहां से दो ZnCl2, सॉरी यहां से बेटा क्या होता है ZnCl2 लिबरेट आउट होता है। ये Zn जो है ये इन दो Cl के साथ जुड़ के ZnCl2 बनाता है, और इन दोनों के बीच में बेटा क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यार यहां से तो तुम एल्कीन बना सकते हो, पहले मेथड से तो बेटा आप एल्कीन ऑब्टेन कर सकते हो। अब दूसरे मेथड से देखते हैं। तो बेटा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है विद Na इन लिक्विड अमोनिया आप ले रहे हो, एल्काइंस। इसकी ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो, कोई मान लीजिए आपके पास एक अल्काइन है, लेट्स कंसिडर भी मैं और कोई अल्काइन लेती हूँ, इजी वाला केस देखती हूँ, सिमेट्रिकल वाला, सॉरी अनसिमेट्रिकल वाला। सिमेट्रिकल वाला तो आप भी कर सकते हो बेटा, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, एक सेकेंड। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लीजिए बच्चे आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाता है, ये एक एल्काइन उसने दे दिया बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, उनको हाइड्रोजन हाइड्रोजन देना है। तो यू आर गोइंग टू गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मान लो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहे थे, तब भी बॉन्ड तोड़ोगे, एक एक हाइड्रोजन दोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ से भी एल्कीन बन रहा है। अच्छा भाई अगला स्टेप देखते हैं। एल्काइल हेलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ, एल्काइल हेलाइड होता है RX, अल्कोहलिक KOH के साथ बेटा ये रिएक्शन होती है, इसको यार हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जहां पर क्या होता है बेटा, आपका एक मतलब एक एग्जांपल अगर मैं लेकर के दिखाऊं, मान लो CH3CH2Cl है, तो बेटा इसका Cl जाएगा और इसका हाइड्रोजन जाएगा। जब आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो, तो ये अल्फा कार्बन है, बीटा बीटा का हाइड्रोजन जाता है और अल्फा का हेलोजन जाता है, और उनके बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो यार यहाँ पर भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो भाई आंसर तो हमें सीधा सीधा मिल ही गया, ऑप्शन नंबर डी। पर क्यों डी, देखते हैं। तो वो कहते हैं जब आपने RX की ट्रीटमेंट करवाई एक्वस KOH के साथ, तो बेटा एक्वस KOH के साथ जब भी रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो बेटा SN2 रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव आएगा, X की जगह ले जाएगा और आपको अल्कोहल दे जाएगा, एल्कीन नहीं देगा। तो बेटा आंसर यहां से क्या आ जाएगा, कौन नहीं दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं दे सकता है। क्लियर हो गया, चलिए चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट। तो X क्या होगा भाई, पहली बात तो ये रिएक्शन कौन सी है मैम, ओजोनोलिसिस है। क्या बन रहा है, X को जब तुमने ओजोनोलिसिस करवाई तो तुम्हें क्या मिल रहा है बेटा, पहले वो देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड H, और क्या मिल रहा है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। ऐसा बेटा ये मिल रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल मिल रहा है। तो कैसा होगा बेटा, ये चेक करते हैं। पेंट-2-इन को लेते हैं पहले, पेंट-2-इन, ऐसा होगा पेंट-2-इन। बेटा ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो ऐसे आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से क्या मिला CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। भाई ये तो हमें नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं होगा। 3-मिथाइल ब्यूट-1-इन को चेक करते हैं। किसको चेक कर रहे हैं मैम, 3-मिथाइल ब्यूट-1-इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, थर्ड पे मिथाइल है और 1 पे डबल बॉन्ड है, ऐसा है। तो बेटा जब ओजोनोलाइसिस होएगी ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब जब आप मेन प्रोसेस से चलते हो तो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, O3 ऐड होता है। पर ये ट्रिक है, क्या करते हैं, HCHO आ गया, यहां पर क्या आएगा देखो CH3CH, इस पे है CH3 और यहाँ क्या आ गया CHO। क्या ये आपको सेम सेम लग रहा है, जी मैम। तो आंसर हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा बेटा, सी मिल जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या मिलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। क्या क्वेश्चन है वो देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। बेटा इस केमिकल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा आपको यहाँ पे HBr ऐड करना है और हिंट उसने दे दिया है,
पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जहां O2 लिंकेज है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में है, HBr ऐड होता है, तो बेटा ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होता है। हमेशा याद रखना, पर ऑक्साइड अगर आ जाए HBr के साथ तो बच्चा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है Br नेगेटिव कहां जाएगा, Br नेगेटिव जाएगा ऐसे कार्बन पे जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो भाई डबली बॉन्डेड में इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो, तो Br नेगेटिव यहाँ और H पॉजिटिव यहाँ। तो हमें क्या मिल रहा है देखना, CH, इस पे लगा एक CH3, एक CH3 पहले से था, इस पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ आ गया जी Br। तो कौन सा आंसर सही होगा मैम, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी जो है अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी अगले सवाल पर हो गया, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है। वो कहता है ऐसा एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो कौन है? पहली बात, मिथेनॉल क्या होता है? CH3 CH होता है? नहीं, मिथेनॉल होता है HCHO, जिसका फॉर्मल्डिहाइड कहते हो, ध्यान रखना। आ जाओ, कौन देगा मैम? देखो यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे मिलेगा, तो इधर से तो मिथेनॉल नहीं मिल सकता है, सीधी सी बात है, ये तो रिंग खुलेगी, है ना मैम। यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी रिंग खुलेगी, नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं मैम, ऐसे ब्रेक करेंगे तो मैम इधर से ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई HCHO, और यहाँ ये क्या बन गया मैम, ये रिंग, इसके ऊपर CH2 और यहाँ CHO। तो बेटा मिथेनॉल तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। किस में मिल रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मैं चाहती हूँ सभी बच्चा इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसको पहले लिख लेंगे। सॉरी, हाँ जी सभी लिख लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे। चलो बेटा एक क्वेश्चन में, यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, जैसे हमें यहाँ पर हमने गलती से ना सी ऑप्शन मार्क कर दिया, ये सेकंड ऑप्शन का था, ये सेकंड ऑप्शन का था बेटा, ये गलती से सी लिख दिया, सी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, सी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। इसका ये आंसर सीधा सीधा 3 मिथाइल वाला बी आंसर होगा भाई, बी होगा, है ना। सी तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, ये था और ये था, है ना, तो इसको सही करके लिख लेना, ठीक है। चलो जी ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलने जा रहे हैं 17 पर। ध्यान से क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे। यार क्या क्वेश्चन है देखो पहले। एक एल्कीन ए है, वो कहता है एक एल्कीन ए है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है O3 के साथ, जिंक और वाटर के साथ, आपको मिला प्रोपेनोन, ओन मतलब कीटोन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऐसा। और बेटा क्या मिला? इथेनॉल, इथेनॉल क्या होगा? CH3CHO होगा। इन इक्विमोलर रेशो एडिशन ऑफ HCl टू A, वो कहता है जब आपने A के अंदर HCl ऐड किया आपको B मिला। बताओ B क्या है? पहली बात तो A ढूंढना पड़ेगा ऊपर वाले की हेल्प से। कैसे ढूंढेंगे? देखो बेटा, देखो पहली बात है हमें A ढूंढना बहुत जरूरी है। ये कैसे बना होगा, कितने कार्बन से बना होगा, हमें कैसे पता? तो बेटा देखो एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझो, CH3C CH3 ऐसा है। अगर मैं इसको ऐसा रखूं और आपको पता है जहां डबल बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड ऐसे रखते हैं, यहाँ CH3CHO है, मतलब C डबल बॉन्ड हुआ है, और इधर अपन ऐसे ले लेते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन वाली चीज को हटा के या ऐसे लिख दो, इसके ऑक्सीजन वाली चीज को हटा के इसको एज इट इज लिख दो। अब एक बार लॉजिकली देखा जाए, इस बॉन्ड को अपन तोड़ते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देंगे तो CH3CO CH3 CH3CHO यही बनेगा, बनेगा। ये क्या आ गया? A आ गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें HCl ऐड करना है। कौन से रूल से ऐड होता है यार? मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा? नेगेटिव पार्ट विल मूव ऑन टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसपे लेस हाइड्रोजन है। भाई इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये यहाँ जाएगा। हमें क्या मिलेगा? CH3C CH3 Cl सिंगल बॉन्ड CH2
CH3। तो बेटा ये हमारा बी बनेगा। देखते हैं भाई कौन से केस के अंदर हमें ऐसा बी मिल रहा है। ए में तो नहीं मिल रहा है मैम, इधर भी नहीं मिल रहा है मैम। ये देखते हैं CH3 CCl CH3। बेटा सी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा मैम। सी के अंदर हमें मिल रहा है। बेटा ऐसा कुछ केस आ जाए ना तो जहाँ डबल बॉन्ड हुआ है उसकी जगह डबल बॉन्ड लिख दो। जहां पर भी सी डबल बॉन्ड हुआ है वो ओ की जगह पे एक बार डबल बॉन्ड के साथ उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करो। ऐसे आंसर को सॉल्व करोगे बच्चा तो ही आंसर आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चले जी हमारे अगले प्रश्न की तरफ, अगर सभी बच्चे रेडी हैं तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। कौन बहुत इजिली रिएक्ट कर जाएगा आपसे ये पूछा गया। पहली बात C4H10। बेटा C4H10 देखा जाए तो CnH2n+2 वाला रूल ये फॉलो करता है। C4H10 बन गया, मतलब ये एल्केन है ऐसे, है ना। ठीक है, C2H4 की बात की गई है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात है। फिर C3H6 है, मतलब CH3 CH, ऐसा हो जाएगा। भाई आप करके देख लीजिए, चाहिए ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। C2H2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। पहली बात तो बेटा आप इसके अंदर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें। भी आपको वो बोल रहे बहुत इजीली कौन करेगा। तो बेटा एल्केन्स के साथ तो जो रिएक्शन होती है मैम वो Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, तो ये तो नहीं होगा। अब रही बात मैम ट्रिपल बॉन्ड वाले जब रिएक्शन होती है वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, ये भी नहीं होगा। मैम एल्कीन्स में से कौन करेगा ये सवाल उठता है इन दोनों में से। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है ना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है वो मोर रिएक्टिव होती है, जल्दी रिएक्ट करती है भाई। तो अनसिमेट्रिकल कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज व्हाट। भाई ए यहां से क्या बनेगा? H2 विद पैलेडियम, कार्बन इथेनॉल के साथ दिया और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे दिया। पहली बात बेटा यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन है। सारे ऑप्शंस को पहले ऑब्जर्व कर लो बेटा। जब H2 और PD के साथ रिएक्शन होती है ना तो या तो C डबल बॉन्ड और C रिड्यूस होगा या C डबल बॉन्ड O हटेगा। तो जो ज्यादा सबसे पहले हटता है, जो सबसे पहले मैं कहती हूं भी निकलता है यहां से, ठीक है, जिसको हम सबसे पहले रिड्यूस होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिड्यूस होता है। तो एक H2 एक PD लोगे तो सिर्फ ये रिड्यूस होगा, ये हटेगा यहां से, और ये हटेगा तो क्या होगा जी, ये सीधा रिमूव होगा। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ डबल बॉन्ड O बच जाएगा। यहाँ अभी भी डबल बॉन्ड बाकी है, यहाँ अभी भी डबल बॉन्ड बाकी है। डबल बॉन्ड तो हटाना है यार, कटायन तो बन नहीं सकता, यहाँ डबल बॉन्ड हटा हुआ है। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड C हटता है, C डबल बॉन्ड O से भी पहले। तो भाई उन दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब वो तो नहीं होगा। यहाँ पे कटायन तो वैसे ही नहीं बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो बेटा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बेटा यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट बेसिकली बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 20 में कहता है, 2016 का क्वेश्चन है, which of the following compound shall not produce propene by the reaction of HBr followed by elimination or direct only elimination reaction। भाई किसके अंदर आपको प्रोपीन नहीं मिलने वाला, वो कह रहा है किसमें प्रोपीन नहीं मिलने वाला बच्चा, वो आपको ये सवाल दे रहा है। तो बेटा पहले तो देखो ये कुछ आपको नया दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन बाकी ऑप्शंस पे चलेंगे। भाई क्या दिक्कत है, बाकी ऑप्शंस पे चलेंगे। तो बेटा देखो क्या उसने बोला, या तो एलिमिनेशन डायरेक्ट कराओ या इनडायरेक्ट, पहले आप उसकी क्या करवा दो जी, पहले HBr के साथ रिएक्शन करा दो। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी तुम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ, एलिमिनेशन तो हो जाएगी। भाई ये चला जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन चला जाएगा, हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोपीन तो बन रहा है, यहाँ तो बन रहा है। अच्छा मैम अब और मैम और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और कैसे मतलब प्रोपीन बन सकता है? भाई यहाँ भी प्रोपीन बन सकता है, सीधी सी बात है मैम। इस केस के अंदर भी प्रोपीन बन सकता है। पहले केस के अंदर ये दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चले गए, हमें मिलेगा CH2 रेडिकल CH2 रेडिकल ऐसे CH2 ऐसे करके मिलेगा। भाई नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ से आपको मिलता है CH2 रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 था ना, सॉरी CH2 रह जाएगा। अब जो एक H रेडिकल निकला था वो इससे जुड़ जाएगा, तो बेटा आपको यहाँ से मिलता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड
सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे आपको प्रोपीन यहाँ भी मिल जाती है। और बेटा इस केस में भी प्रोपीन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है भाई, यहाँ पर भी पॉसिबल है। पहले आप H पॉजिटिव दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O पॉजिटिव प्रोटोनेशन करवाओ। पहले प्रोटोनेशन करवाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एट लास्ट आपका यहाँ पे क्या आता है, ये प्रोडक्ट मिल जाता है। पहले क्या करवाओ जी, प्रोटोनेशन करवाओ। प्रोटोनेशन करवाने के बाद वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाओ। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके रीअरेंजमेंट करवाओगे, बनेगा। तो ये एक ऐसा केस है बेटा, इसकी 4 रिएक्शंस पॉसिबल है और चारों ही रिएक्शंस के अंदर आपका प्रोपीन नहीं मिलता। तो आंसर बेटा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, इनमें से किसके अंदर सभी एटम कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन के अंदर भी वो लाई करते हैं। अगर पहले केस के अंदर देखते हो तो सभी के सभी एटम्स क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों भाई, डबल बॉन्ड है, देख लो किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, sp2 है। जबकि यहाँ देखोगे तो सभी के सभी क्या है, sp3 है। यहाँ देखोगे बेटा सभी के सभी, मतलब ये इसको, इसके अलावा आप सभी कार्बन को देखो, sp3 मान लो ये प्लेन में है तो ये sp3 है, तो ये प्लेन में नहीं होंगे, सेम नहीं है ना सभी। यहाँ पे भी सभी क्या है, sp3। तो बेटा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी क्या है, sp2 है, सभी कोप्लेनर हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। इन द रिएक्शन विद HCl एंड एल्कीन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोवनिकॉफ रूल। तो आपको एक ये प्रोडक्ट मिलता है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, 1 पे क्लोरो 1 पे मिथाइल। भाई किसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जब HCl के साथ रिएक्शन होगी। तो बेटा देखो, अगर इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। भाई इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इधर चला जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ, और ये बॉन्ड टूट गया। हमें क्या मिलेगा देखना, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl। तो मैम यहाँ से तो मिल रहा है हमें प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था। यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ पे आया HCl, यहाँ पे देखो ये कार्बन पे एक H पहले से प्रेजेंट है, इस कार्बन पे एक भी H नहीं है। Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, लेस वाले पे जाएगा, और H पॉजिटिव मोर पे जाएगा मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या मिलेगा यार, ये रिंग है, इस पे एक CH3 लगा है, एक Cl और आ गया, तो यहाँ पर भी हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो भाई बोथ A एंड B तो हमारा आंसर है ही है। यहाँ पे नहीं हो सकता मैम, यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ टूटेगा तो यहाँ लगेगा ना। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बी, ए और बी दोनों से आपको क्या मिल रहा है, आपका ये प्रोडक्ट मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 23 आप सभी के सामने है। वो कहता है देखिएगा 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई किसके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल सकता है सॉरी, किसके थ्रू बेटा आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। तो पहली चीज इसको देखते हैं खोल के, CH3 थ्राइस लगा है यहाँ पे, 3 CH3 है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। बेटा मान लीजिए आपने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट्स कंसिडर यार मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, Cl नेगेटिव आएगा, कैसे रिएक्शन होती है, ऐसे रिएक्शन होगी, नहीं मैम। मैम यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट होगी। क्यों रीअरेंजमेंट होगी, पहली बात मैम हमें पता है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमने पढ़ा हुआ है ना मार्कोवनिकॉफ रूल वाला। तो मैम पहले केस के अंदर क्या होता है, अगर आप लॉजिकली देखो तो कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन यहाँ से बनेगा CH3 C CH3 CH3 C H पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा यार CH3, है ना, इस तरीके से। फिर मैम यहाँ पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट, ये CH3 यहाँ चला जाएगा, तो CH3C CH3 पॉजिटिव, CH इस पे जुड़ गया, CH3 इस पे जुड़ गया, CH3। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या पता है, क्या कौन आने वाला है यार, नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हो भी मैम यहाँ से इसका हाइड्रोजन चला जाएगा और इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, मतलब H पॉजिटिव रिमूव होगा, तो ये मिल रहा है। तो बेटा 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, यही तो बन रहा है, पहले में ही तो बन रहा, यही बन रहा है जो बनाने को कह रहे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही प्रोडक्ट तो बनाना था, फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें मिल गया, देख लो यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 24 2015 में आया हुआ है। वो कहता है सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। किसकी ओजोनोलिसिस करोगे भी तुम्हें वो मिल जाए, है ना। तो भाई ट्राई करते हैं ओजोनोलिसिस करके देखते हैं। मैम इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो इधर आएगा डबल बॉन्ड हो,
और बगल बगल पे CH3 आएगा, यहाँ बगल बगल पे CH3 नहीं है तो ये तो नहीं होगा, ये बगल बगल वाला CH3 वाला काम नहीं होगा मैम, ये बगल बगल CH3 कहीं पे भी नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं मैम, मान लीजिए हमने इस तरीके से इसको ब्रेक किया है ना, इधर तो क्या आ गया यार, इधर तो देखो अगर लॉजिकली देखो तो यहाँ पे कार्बन था, यहाँ CHO बन जाएगा। अब ये देखना, ऐसे ऐसे इधर CH3 आ गया, अब इधर इधर यहाँ क्या लगा है CH3 है ना, और यहाँ इस कार्बन पे क्या लगा है बेटा CH3, और इस पे क्या आ गया डबल बॉन्ड हो, तो ये प्रोडक्ट बना। आइए इसको देखते हैं बेटा, तो बेटा C डबल बॉन्ड हो क्या है, C डबल बॉन्ड हो, इस पे CH3, बगल में CH2, फिर C पे CH3 लगा है, फिर ये, तो बेटा ये बिल्कुल सही है। बाकी सब में बगल बगल वाला CH3, यहाँ कभी कहीं पे भी बगल बगल वाले कार्बन पे CH3 है नहीं, बीच में CH2 है, तो ये केसेस में साथ साथ CH3 लगा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कई बार ऑब्जर्वेशन करोगे ना ऑप्शंस की, तो ही तुम्हारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम कहते हैं द रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विद HBr आपको क्या देगा। बेटा अब देखो, अब चाहे मार्कोवनिकॉफ लगाओ चाहे एंटी मार्कोवनिकॉफ, दोनों ही कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन है, तो हमें पता है कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि इस पे C6H5 है, फिनाइल रिंग है, तो बेटा C6H5 यहाँ CH पे पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दे दोगे, इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा Br नेगेटिव इसी को मिलेगा, तो C6H5 CH Br CH2 CH3 अपना ये कंपाउंड होगा, ना तो ये होगा ना ही ये होगा ना ही ये होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। बेटा सिंपल सी बात है, पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, इधर आएगा या इधर आएगा, भाई वहीं आएगा जहां पे बेंजीन रिंग है, भाई वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी उसको मिलेगी ना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, सीधी सी बात है बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा यार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने, ध्यान से देखिएगा। वो कहता है द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन दी ऑर्डर। पहली बात, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है यार, आपको पता है ये जो हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी है, ये स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम की। तो बेटा इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना बेटा, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। ध्यान रखना, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी स्टेबिलिटी। और मुझे एक बात बताना, अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो तो फर्स्ट वाले के अंदर आपको रेजोनेंस देखने को मिल रही है, ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो यार ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसमें भी रेजोनेंस हो सकते हैं पर यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, बेंजीन रिंग ही नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। तो भाई जो लीस्ट स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब थर्ड की ज्यादा होगी, थर्ड की ज्यादा होगी, सेकंड की मीडिएट होगी, और इसकी ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दो, उसको उल्टा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। वो कहता है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2ene 4 आइन क्या होगा। पहली बात, पेंट का मतलब होता है मैम 5 कार्बन, ठीक है, 2 इन का मतलब सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड, 4 आइन 1 2 3 4 मतलब 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सभी के हम क्या करते हैं यार, वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब बेटा हमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताने हैं। बेटा पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा भी पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, कितने पाई, 1 2 3 पाई, 3 पाई, यहाँ भी नहीं है, 2 पाई, ये भी नहीं है, तो बेटा आंसर सीधा सीधा आ गया ऑप्शन नंबर ए। कितने पाई, बस पाई बॉन्ड काउंट कर लो, आंसर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बेटा नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिएगा, 2019 का सवाल है। क्वेश्चन कहता है तो मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दी फॉलोइंग कन्वर्जन इज, भाई सबसे सही रिएजेंट कौन सा होगा इस कन्वर्जन को करवाने के लिए बेटा जी। तो बेटा एक तरह से आप देखते हो तो सिस प्रोडक्ट मिल रहा है और ये सिन एडिशन हो रही है एक तरह से। तो बेटा ये जो एडिशन होती है ये H2 विद पैलेडियम के साथ करवाई जाती है, तो आंसर यहाँ से सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी आ जाएगा। आंसर विल बी सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये आया बेटा 2017 में। वो कहता है प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड द प्रोडक्ट, दोनों बताने क्या बनेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको दिए H2SO4 HgSO4।
अगर आप सभी को पता हो तो ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की मदद से। मतलब आपको पानी ऐड करना है और आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोवनिकॉफ रूल की मदद से करना है। तो वाटर कैसे ऐड होता है भाई, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, इस पे एक भी नहीं है तो H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। तो भाई देखो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3C, इस पे OH लग गया, डबल बॉन्ड CH2। भाई इंटरमीडिएट ये बन रहा है, इंटरमीडिएट तो यार ये बन रहा है हमारा, ठीक है, इंटरमीडिएट तो ये रहा हमारा, ये रहा, और हमारे पास बेटा इंटरमीडिएट ये रहा। दूसरी बात, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इसके बाद इसकी क्या होती है, टॉटोमेरिज्म। क्या होती है बच्चा, टॉटोमेरिज्म। क्या होता है बेटा, इसका जो देखो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इसका डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। तो बेटा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए, पहले इनडायरेक्टली पानी ऐड किया, फिर बेटा टॉटोमेरिज्म करवाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने, ध्यान से सवाल को देखिएगा। विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का बच्चा करेक्ट ऑर्डर क्या होने वाला है, तो सीधी सी बात हमेशा ध्यान रखो, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और उसी की बेटा एसिडिटी भी ज्यादा, सीधी सी बात है। तो आप सभी बच्चे जानते हो sp sp2 और sp3 के अंदर, sp के अंदर कैसा परसेंटेज एस करेक्टर है मैम, 50%, इधर कितना होगा 33 और इधर कितना हो जाएगा 25%। तो इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा। तो बेटा CH3 है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, हमें पता चल गया मैम ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। क्यों ट्रिपल बॉन्ड का भाई ज्यादा होगा, पहले तो मुझे ये बता दो मैम, क्योंकि वहां पर sp करेक्टर है। दूसरी बात मैम, एक ना ट्रिपल बॉन्ड वाला केस हमें यहाँ CH3 वाला भी मिल रहा है, इसके साथ CH3 लगा है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है बेसिकली ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटाने वाला है, तो एसिडिटी को इनडायरेक्टली घटाएगा। तो आपका सबसे ज्यादा कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि इसमें 50% एस करेक्टर है सबसे ज्यादा। फिर ये वाला केस आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो बेटा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिएगा बेटा। इस रिएक्शन के अंदर कहता है x क्या बनेगा और y क्या बनेगा। NaNH2 के साथ पहले आपने रिएक्शन करवाई है, तो बेटा जी सभी बच्चे जानते हैं पहले स्टेप में ही H यहां से निकलता है, हमें मिलता है इस तरीके से नेगेटिव, H पॉजिटिव चला जाएगा तो C नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 Br दे रखा है, हमें पता है भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इससे जाकर के जुड़ता है तो मिलता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, राइट। अब बेटा ये तो क्या आ गया, X आ गया, क्या आ गया बच्चे, X आ गया। तो X क्या है, 1 2 3 4, 4 है, ब्यूट वन आइन है, ब्यूट वन आइन बनेगा, ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से NaNH2 के साथ रिएक्शन है और बेटा फिर क्या होगा, ये H निकलेगा, C पे नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 है। अगले स्टेप में बेटा कौन आ रहा है, CH3 CH2 पॉजिटिव जुड़ेगा इसके साथ, क्या मिलेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हेक्स 3 आइन। बेटा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान से देखना। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कार्ब अनाइन। बेटा ये ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं बना, मैं इसको दोबारा से आपको ड्रॉ करवाती हूँ। ये है बेटा स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर पहले नोट कर लें बेटा। स्ट्रक्चर ये है, वो कहता है आपने यहाँ पर बताना है इज प्रेजेंट इन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। क्या पूछा गया बेटा, इस पेयर के अंदर आपका जो कार्ब अनाइन है बेटा वो कौन से उसमें प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से तो आपके पास एक लोन पेयर है और एक ही आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करोगे तो sp आपका आंसर आ जाएगा। भी मैम sp ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सिंपल। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बेटा बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है, वो हमें कहता है 2023 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज जो हक्कल्स रूल को ओबे करता है। हक्कल रूल क्या होता है मैम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला हमारा रूल होता है। कौन भाई इस रूल को फॉलो करता है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, पहली बात तो मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मैम यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 मैम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 मैम यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। यहाँ देखते हैं बेटा 1 और 2 पॉजिटिव है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैम 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बेटा पहली बात तो यहाँ n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, कितना आएगा, n की वैल्यू 0 पुट की है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 पुट किए तो कितना आ जाएगा बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n की वैल्यू 2 पुट करें तो कितना आएगा 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा। बेटा 3 पुट करें तो कितना आएगा 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर ये वैल्यूज किसी में है तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाँ मैम यहाँ पर है, ये कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाँ मैम यहाँ ये है, ये कर रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाँ मैम ये कर रहा है। 14 है, हाँ ये कर रहा है। तो 1 2 3 4 कर रहे हैं मैम, कितने कर रहे हैं बेटा 4 ही कर रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए जी अगले सवाल की तरफ, अगर सभी को क्लियर है तो बेटा चलें आगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, रीड करेंगे। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, इनमें से एरोमेटिक कौन नहीं है। तो बेटा एरोमेटिक होने के लिए हक्कल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना होता है, तो वही देखते हैं बेटा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, हमें पता है। तो बेटा यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अभी मैम हमने पिछले सवाल में देखा 6 वाला तो करता है, 2 वाला भी करता है, 6 वाला भी करता है, मतलब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैम यहाँ पर ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि हमारी स्टेटमेंट टोटली गलत है, जो कि गलत है बेटा। sp2 होना चाहिए था, बाकी सभी केसेस के अंदर सब sp2 है, सिर्फ इसमें ही sp3 है। दिस इज नॉन एरोमेटिक बेटा, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं होगा, इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी। इसका पहला रूल तो फॉलो हो रहा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पर दूसरा नहीं हो रहा है। तो बेटा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, कौन आसानी से क्लोरोबेंजीन बना देगा। तो बेटा पहली बात तो देखिए एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ हीट करने पे क्लोरोबेंजीन आपको नहीं मिलती है। आप सभी बच्चे जानते हैं या तो आप एनिलीन की सैंड में रिएक्शन करवाओ या गेटरमैन रिएक्शन करवाओ, तो बेटा ये आंसर तो नहीं होगा। बेंजीन की रिएक्शन वो कहता है आप करवा दो Cl2 के साथ, हाँ जी बेटा जी, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है एनहाइड्रोस FeCl3 के प्रेजेंस में, डार्क कंडीशंस में। तो हाँ बेटा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, और ये आपको आपका प्रोडक्ट देती है, तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर कहते हैं फिनोल की NaNO2, अरे नहीं एनिलीन की NaNO2 से होती है, बेंजीन की HCl के साथ नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो बेटा आंसर क्या है, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखिएगा। Which of the following compound is most reactive in electrophilic aromatic substitution? सबसे ज्यादा इनमें से रिएक्टिव कौन होने वाला है बेटा, आपसे वो ये पूछ रहा है। Which of the following is most reactive, बच्चे इनमें से कौन मोस्ट रिएक्टिव होगा। देखो जिसका रेट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसके केस में ज्यादा है। तो बेटा पहली बात, अकेले बेंजीन में देयर इज नो रूल एग्जिबिटिंग। NO2 की बात करती हूं तो NO2 आपका किस तरीके का इफेक्ट दिखाता है बेटा, -m इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। OH + m दिखाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करता है। Cl भी करता है, पर Cl नेगेटिव में आप देखते हो तो आपको यहाँ -I भी दिखता है, तो जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होता है इस मोस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिएगा। अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होगा। तो बेटा ये पहली रिएक्शन Cu2Cl2 के प्रेजेंस में होती है, ये सैंडमेयर रिएक्शन होती है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी देखते हैं, बेंजीन + Cl2AlCl3 के प्रेजेंस में, दिस इज बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आता है Cl पॉजिटिव और वो अटैच होता है बेंजीन से, तो बेटा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखिएगा। द कंपाउंड अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई एक कंपाउंड हाउस ने आपको दे दिया है C7H8, है ना। पहली बात तो बेटा आप यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल करके देखेंगे तो C7H8 के अंदर आपकी DU जो है वो 4 आती है,
du कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है, जिसकी वजह से हम एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड वाला केस ले रहे हैं। तो हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। ऐसा स्ट्रक्चर बेटा आपको देखने को मिलेगा। अब बेटा वो कहता है इसकी 3Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो, 3Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो। अब 3Cl2 के साथ बच्चा जब ये रिएक्शन करेगा तो कैसी रिएक्शन करेगा, तो देखिए होगा क्या बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और इस पे 3Cl ऐसे जुड़ जाएंगे। फिर वो कहता है इसकी रिएक्शन करवा दो Br2 के साथ Fe की प्रेजेंस में। तो मैं आपको पहले बता दूं बेटा, अब जब CCl3 आ गया तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो Br है ना ये मेटा पे जाकर के जुड़ जाएगा। या तो CCl3 है या मेटा पर कौन आ गया जी, ब्रोमीन आ गया। ये बेटा आपका क्या आ गया, B आ गया। अब बच्चे आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, Zn और HCl के साथ, तो ये क्या करेगा, CCl3 के Cl को हटा देगा और इसकी जगह कौन आ जाएंगे जी, CH3। तो एक तरह से ये मेटाब्रोमोटोलिन बनेगा, मेटाब्रोमोटोलिन बनेगा। मेटा डायरेक्टिंग होगा CCl3 की वजह से, ये इसको एक खास क्वेश्चन बनाता है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो आंसर बच्चा यहां से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखते हैं क्या कहता है, 2016 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हैलाइड कंपोनेंट के तौर पर बेटा किसको इस्तेमाल किया जाएगा, किसको इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो क्लोरोइथेन की बात करते हैं, CH3 CH2 इथीन है, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो बेटा इसमें रेजोनेंस होती है तो इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता है बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट में, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करते हैं, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसे बना के देख लो, है ना। तो बेटा यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो मैम यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा, दिक्कत होगी। ब्रोमोबेंजीन में भी रेजोनेंस है, तो बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में कोई रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड इजिली तोड़ सकते हो, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिए सभी बच्चे, इस रिएक्शन के अंदर वो कहता है पी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बेटा सीधी सी बात है, पहली स्टेप के अंदर आप HF के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो, तो बेटा आपको मैं एक पहली बात बता देती हूँ, होता क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से आपका क्या होगा, एक डबल बॉन्ड टूट रहा है तो एक तरफ H आएगा और एक तरफ कार्बोकटाइन बनेगा, F नेगेटिव तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा ना। अब बेटा ये आपका यहाँ से आपने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, ये HF इस पे जुड़ गया, अब आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ये पॉजिटिव पार्ट जो है इस बेंजीन रिंग से जाकर के जुड़ जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है और इस पे जाके जुड़ जाता है। दोबारा समझो, HF के साथ रिएक्शन करवानी थी तो पहले H पॉजिटिव आया, डबल बॉन्ड टूटा, इधर आ गया, तो दूसरी तरफ क्या बना, कार्बोकटाइन। बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो इसने सीधा बेंजीन रिंग पर अटैक कर दिया, तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलती है और आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। भाई आपको पता है मैम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ऑर्थो और पैरा ऐसा मिलेगा, लेकिन मैम एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखे तो ये ऑर्थो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे यार क्या होगी, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना यार, यहाँ पे क्राउडेडनेस हो जाएगी, तो इस जगह पे तो नहीं आएगा, तो कहाँ पे जुड़ेगा देखते हैं। तो बेटा एक पॉसिबिलिटी है Br यहाँ पैरा पे जुड़ जाए, ये मोर क्राउडेड वाली जगह, यहाँ सेंटर पे तो नहीं आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है बेटा Br यहाँ जुड़ जाए, तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। मैम ये मोर क्राउडेड है, यहाँ नहीं आएगा, है ना। यहाँ देखते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है बेटा, दिस इज टोटली राइट आंसर बच्चे, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते हो, ये मेटा पर नहीं आएगा, तो आंसर बेटा हमारे पास ये मोर क्राउडेड है, यहाँ नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी पे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन वो मोर क्राउडेड था तो वहां नहीं जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखते हैं, which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction easily। कौन easily Friedel-Crafts reaction बेटा जी नहीं देता है। तो पहली बात तो क्यूमीन, क्यूमीन को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन होती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसा दिखता है बेटा। जाइलीन, जाइलीन बेटा ऐसा होता है जैसे CH3 और फिर यहाँ भी CH3। नाइट्रोबेंजीन और यू हैव टोलीन, टोलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। तो बेटा यहाँ पे कौन इजिली नहीं देता है, पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, जो ये हमारे CH3 ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेटा NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन
खींचने की कोशिश करता है। यहाँ भी CH3 है, ये भी कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो हमारा नाइट्रोबेंजीन ही है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। विड्रॉ करेगा तो भाई रिएक्टिविटी घटा देगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बच्चा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान से देखिएगा, वो कहता है यहाँ पे जो 3 रेडिकल है ये एरोमेटिक किस वजह से है। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो देखो, ये जो रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, मतलब ये पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो भाई आंसर आएगा 6 पाई ऑर्बिटल्स। भाई यहाँ पे 6 पाई ऑर्बिटल्स होंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे मैम। और 6 पाई ऑर्बिटल्स वाला 7 अनपेयर्ड तो नहीं होंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो कितने रह गए, 6 ही रह गए। तो बेटा आंसर इस ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि आपका 4n+2 सिस्टम को अगर ये फॉलो करता है, एरोमेटिक है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये करेगा तो यार वो नंबर ही मैच नहीं करेगा 4n+2 वाला रूल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सो बेटा जी, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। आई होप सो आप सभी बच्चों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर अगले चैप्टर के साथ, अगले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने, PYQs को करने के लिए। आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा, हाथ रखकर एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो सोल्यूशन आपके सामने है। एंड डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय जी, बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय 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 बाय।